Okay guys, question number 16. Hello. So we are continuing. This is lecture 2, question number 16. याद है लास्ट क्लास हमने करंट रेशियो पढ़ा था. करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं. करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. और यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में कि रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए. 2:1. अब 2:1 ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें बताना है कि रेशियो इंप्रूव हुआ है या खराब हुआ है. तो तुम क्या करना, एक कैलकुलेशन के लिए एवरेज ऐसे ले लेना, 2 लाख अपॉन 1 लाख. मैंने ऐसे क्यों लिया, ताकि मुझे पता चल जाए मेरा रेशियो इंप्रूव हुआ है या नहीं. क्या चीज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स. कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स तो आप एक बार के लिए कर लो. फॉर एग्जाम्पल 2 लाख में मैंने 10,000 का पे कर दिया, डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना हो जाएगा बताइए, 1 लाख माइनस 10,000. तो आंसर कितना आ रहा है, 190 अपॉन 90. तो क्या मेरा रेशियो इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. इंप्रूव, क्योंकि मेरा आंसर 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है. तो मैं कहूँगा कि मेरा आंसर क्या होगा बताइए इसमें, इंप्रूव. क्या ये चीज़ समझ आई, क्लियर. क्योंकि जब मैं ट्रेड पेबल्स को पे करूंगा तो मेरा करंट एसेट्स भी कम होगा क्योंकि मेरा कैश गया, और मेरी करंट लायबिलिटी भी कम होगी क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटी है. क्या चीज़ क्लियर हुआ, राइट. और जिसको नहीं पता, डायरेक्टली अगर करना, रेशियो इक्वली डिक्लाइन होता है, राइट, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंप्रूव. और रेशियो इक्वली बढ़ता है तो आंसर क्या होता है, डिक्रीज. मतलब अगर यही दोनों में 10-10 प्लस करता तो आंसर मेरा क्या आता बताइए, डिक्रीज, राइट. प्रोवाइडेड ये रेशियो हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, राइट. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसे बेटर है कि इस तरह का एग्जाम्पल लेके कर लेने का, ताकि बेटर वे से आंसर है. क्या चीज़ क्लियर. सेकेंड कौन सा है बताइए, बिल्स पेबल डिस्चार्ज. अगेन इसमें रेशियो क्या होगा बताइए, सेम ही है ना. रेशियो क्या होने वाला है, क्यों रेशियो इंप्रूव होगा, क्योंकि दोनों कम हुआ प्रोपोर्शनेटली, सेम जैसे ट्रेड पेबल्स. तीसरा क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्या, अ क्रेडिटर. बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, क्या होता है इसका इंटरप्रिटेशन. सर बिल्स रिसीवेबल मेरा एक क्या था, करंट एसेट, और वो किसको दे दिया मैंने, एक क्रेडिटर्स को. तो मेरा करंट एसेट्स भी कम हुआ, करंट लायबिलिटी भी कम हुई, है ना. कहने का मतलब समझ आया. बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक जन से मुझे पैसा आना था और एक जन को मैंने पैसा देना था. तो मैंने क्या बोला, भाई जिससे पैसा आना है उसको बोल दिया तो उसको दे देना. तो करंट एसेट्स भी कम हुआ, करंट लायबिलिटी भी कम हुई, सेम वैसे ही हुआ. करंट एसेट्स भी कम हुआ, करंट, तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या होने वाला है मेरा, इंप्रूव. क्या ये चीज क्लियर, राइट. थर्ड को स्टार मार्क कर दो. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर. एनीवन. फोर्थ सिचुएशन, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड. देखो पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड में क्या हो रहा है, नीचे के में कोई चेंज हो रहा है, नहीं सर, राइट. नीचे में पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, करंट लायबिलिटी कम हो रही ना, सॉरी, क्यों, क्योंकि डिविडेंड, मेरी बात सुनो, डिविडेंड क्या होता है, जो पैसा हमें किसको देना होता है बताइए. डिविडेंड क्या होता है, जो पैसा हमें ओनर को देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड. यहां तक क्लियर है, ध्यान से सुनना भी. डिविडेंड सबसे पहले क्या होता है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करता है. क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर, कि भाई डिक्लेयर नहीं सॉरी, प्रपोज करते हैं, राइट. याद है ना मैंने क्या कहा था, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना जरूरी है, नहीं. प्रॉफिट है तो भी देना जरूरी है, नहीं. अब कब देते हैं मैं उसका प्रोसेस बता रहा हूं. तो सबसे पहले क्या होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो लोग इस साल मीटिंग में मिलते हैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो कहते हैं कि चलो इस बार हम डिविडेंड देते हैं. तो उसका वो क्या कर रहे हैं बताइए, प्रपोज का मतलब क्या हुआ, इनिशिएट किया. तो सर क्या इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी नहीं है डिविडेंड देने की, नहीं. तो किसके पास अथॉरिटी है वो डिविडेंड लेने की, ओनर्स की. ओनर्स को हम पूछेंगे क्या इस साल तुम्हें डिविडेंड चाहिए या नहीं. क्या चीज क्लियर. तो वो कहां होगा बताइए, हर साल कंपनी का क्या होता है बताइए,
एजीएम। एजीएम क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। ये मीटिंग में ओनर्स और कंपनी दोनों मिलते हैं। वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि भाई हमने डिविडेंड प्रपोज किया है। अगर वहां मेजॉरिटी लोग अप्रूव करते हैं तो उस दिन वो डिविडेंड क्या हो जाता है बताइए? डिक्लेयर। क्या हो जाता है बताइए? और जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, अब कंपनी की बन जाती है लायबिलिटी कि अब उन्हें ये पैसा ओनर को देना ही पड़ेगा। समझ आया? अब क्योंकि देना ही पड़ेगा तो वो क्या हो जाता है बताइए? डिविडेंड पेएबल। क्या होता है बताइए? डिविडेंड पेएबल। और डिविडेंड पेएबल मतलब कौन सी लायबिलिटी हुई है? करंट या नॉन करंट? करंट, क्योंकि ऑब्वियसली 3-4 महीने के अंदर आपको पे करना ही पड़ेगा। क्या पूरा समझ आ गया प्रोसेस डिविडेंड का? आगे बहुत जगह काम आने वाला है। किसी को कोई डाउट? पहले डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज। क्या इस दिन ये करंट लायबिलिटी होती है? प्रपोज क्या है? किस दिन लायबिलिटी हो जाएगी? जिस दिन डिक्लेयर होगा। क्लियर? अब करंट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कम और करंट एसेट भी कम, तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए? इंप्रूव। इसीलिए नहीं क्योंकि इंप्रूव, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:2। जब दोनों कम होते हैं तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है बताइए? इंप्रूव। गाइस क्लियर? समझ गए? इसको भी स्टार मार्क कर दो। नेक्स्ट इज फिफ्थ, परचेज ऑफ स्टॉक दैट ऑल्सो इन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट। स्टॉक बढ़ा मतलब कहने से करंट एसेट्स बढ़ा, और क्रेडिट पे पड़ा तो करंट लायबिलिटी भी। अब हमें देखना है कि इससे मेरा रेशियो इंप्रूव होता है या नहीं। तो मैं एक एग्जांपल ले लूंगा सेम। लेट्स से 2 लाख है, पहले प्लस कितना था? 1 लाख। तो मेरा अभी तक का रेशियो क्या था? 2:2, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट्स से मैंने 20,000 का करंट एसेट्स भी लिया और 20,000 का करंट लायबिलिटी भी बढ़ी। अब क्या आ रहा है बताइए? 2,20,000 अपॉन 1,20,000। मैं 100% श्योर हूँ इसका आंसर 2:1 तो उससे कम ही है, क्योंकि 2:1 के लिए कितना होना चाहिए था न्यूमरेटर को? 240। अरे समझ आया? वरना कैलकुलेट कर लो, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसका रेशियो क्या होने वाला है? डिक्लाइन। समझ आया? ग्रेट। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड। गाइस कुछ नहीं, जब बिल रिसीवेबल एंडोर्स करते हैं क्रेडिटर्स को तो करंट एसेट्स भी कम होता है, करंट लायबिलिटी भी, है ना? जब हम एंडोर्स करते हैं तब ऐसे ही होता है ना। अब जब वो डिसऑनर हो गया तो करंट एसेट्स भी बढ़ गया, करंट लायबिलिटी भी बढ़ गया। अरे क्लियर? डिसऑनर का मतलब एंट्री को रिवर्स करना। तो जब दोनों बढ़ गए तो रेशियो वापस क्या होने वाला है बताइए? डिक्लाइन। क्योंकि अभी जस्ट नाउ हमने किया कि जब दोनों बढ़ रहा है हमारा आंसर क्या आने वाला है? डिक्लाइन। गाइस क्लियर? इसको सामा कर दो। जी जी देखो क्या लिखा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। एनीवन? देयर विल बी नो चेंज। सर क्यों नो चेंज? करंट लायबिलिटी में कोई चेंज है? तो स्टॉक आया तो करंट एसेट बढ़ा, कैश गया तो करंट एसेट ही तो कम हुआ। अरे जब स्टॉक आया तो करंट एसेट बढ़ा, और गया क्या? तो उतना करंट एसेट वापस कम हो गया, मतलब करंट एसेट वैसे का, तो फिर देयर विल बी नो चेंज। समझ आया? एच, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। अरे फिक्स एसेट है तो उसका इधर से कोई लेना देना है? नो चेंज ना? के चेंज? नो चेंज के चेंज? क्यों? कैश आया गाइस, फिक्स एसेट गया वो अलग बात, पर कैश आया ना। कैश आया मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी में खाली करंट एसेट्स क्या हो रहा है? मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा है, और हम सबको पता है कि अगर न्यूमरेटर सिर्फ बढ़ता है तो रेशियो 100% क्या होने वाला है? इंप्रूव। नहीं समझ आता तो कैलकुलेशन तो है ही तुम्हारे पास। 2 लाख अपॉन 1 लाख,
20,000 खाली ऊपर ही ऐड करना, ऑटोमेटिकली रेशियो होने वाला है इम्प्रूव। समझ आया? किसी को डाउट है तो मैं वापस समझाता हूँ। पक्का क्लियर? नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 54 60, कोई भी फर्क हो, आंसर क्या आने वाला है? इम्प्रूव। क्या ये पूरा चीज समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? चलो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट रेशियो विच इज क्विक रेशियो। सबसे पहले समझते हैं कि क्विक रेशियो होता क्या है, क्यों हमने इसको चूज किया। क्या हम निकाल रहे हैं बताइए? क्विक रेशियो। देखो क्विक रेशियो क्यों निकाला, कहने का मतलब पहला हमारा फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमारा क्विक रेशियो जो किसका फॉर्मूला है बताइए? करंट रेशियो। क्विक रेशियो का है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। याद है हमने करंट रेशियो क्या निकालने के लिए करते थे? कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी कितना जल्दी अपनी सारी लिक्विडिटी को चुकाती है। इसीलिए हम लोग ने क्या निकाला था बताइए? बोलो, करंट रेशियो। हमने सोचा यार हमारा कंपनी का करंट रेशियो कितना बढ़िया है, 4:1, मतलब बाहर वालों को कितना पैसा देना है? 1, और अपने पास कितना है? 4, मतलब बहुत बढ़िया है कंपनी की लिक्विडिटी में, कोई डाउट ही? पर पता चला क्या हुआ, ये जो 4 लाख था ना, 4 लाख अपॉन 1 लाख था, ठीक है? उस 4 लाख में 3,80,000 का खाली इन्वेंट्री था, ठीक है? सिर्फ करंट रेशियो के बेसिस पे सोच लिया। अब क्या हो रहा है पता है? कंपनी अपनी लायबिलिटी चुका नहीं पा रही। तो कैसे? आपने तो बोला कंपनी की लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी है, तो लायबिलिटी क्यों नहीं चुका पा रही? क्योंकि वो स्टॉक कोई खरीद ही नहीं रहा है। वो स्टॉक कोई, अब जब कोई स्टॉक खरीद ही नहीं रहा है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो कंपनी अपनी लायबिलिटी कैसे चुकाएगी? तो इसका मतलब करंट रेशियो में एक फ्लॉ है, और फ्लॉ क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप सारे एसेट्स को जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सको, और जो एसेट्स आप कैश में कन्वर्ट जल्दी नहीं कर सकते उनको आपको एक बार हटाना है, और जो बचे हुए एसेट्स है उसे हम क्या कहेंगे बताइए? समझ आया? और वो दो ही है, फर्स्ट इज इन्वेंट्री एंड सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस में कैश आता ही नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस में पैसा दिया बेनिफिट आएगा, क्या कैश आएगा? तो ऑटोमेटिकली प्रीपेड तो आना ही नहीं चाहिए हमारे लिक्विडिटी रेशियो में, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो कहता है क्या? कितना जल्दी आप अपनी करंट लायबिलिटी चुका सकते हो। सर उसमें तो पैसा ही नहीं आएगा, तो फिर क्या बात हुई? तो प्रीपेड तो आना ही नहीं चाहिए। और दूसरा हमने किसको हटा दिया? इन्वेंट्री को। तो जो बचा हुआ एसेट है उस एसेट को हम क्या बोलेंगे बताइए? क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमें बेटर आइडिया देगा, क्या आइडिया देगा? कि क्या कंपनी की एबिलिटी है कि नहीं अपनी लिक्विडिटी पे करने के लिए। क्या चीज क्लियर हुआ? समझ आया? इसीलिए हम कौन सा रेशियो निकालते हैं बताइए? क्विक रेशियो। क्लियर? अच्छा, बहुत बार चांसेस है कि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया, तो फिर करंट एसेट्स और क्विक एसेट के बीच में डिफरेंस क्या हो रहेगा? खाली इन्वेंट्री। इज दैट क्लियर? चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर, शांत रहे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हुआ? इसके अंदर नहीं आया तुम्हारा आंसर? सर इससे क्लियरली पता चलता है हमें क्या बनाना पड़ेगा इसमें? बैलेंस शीट। बिना बैलेंस शीट बनाए आप सॉल्व कर नहीं सकते। टोटल डेट दिया है, कितना दिया है टोटल डेट बताइए? 12 लाख। टोटल एसेट्स कितना दिया है? 16 लाख। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 16 लाख। फिक्स एसेट्स कितना दिया है? 6 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिया है? अच्छा याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को मिला के हमारा होता है लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी। याद है मैंने कहा था नॉन करंट लायबिलिटी की दो चीजें कौन सी होती है बताइए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी बताइए? ये समझ आया? कोई डाउट? ओके। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, आई एज्यूम तुमने इसको एसेट में डाला होगा।
कितने लोगों ने इसको लायबिलिटी में डाला? कितने लोग ने डाला लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस को लायबिलिटी में? सबने? नहीं, मामा ने नहीं डाला। डाला है? ओके, इन्वेंट्री और प्रीपेड तो बाद में देखेंगे। इन्वेंट्री प्रीपेड करने की जरूरत नहीं, हम करंट एसेट निकाल लेंगे उसके बाद। चलो, अब कहना ही से माई करंट लायबिलिटीज हाउ मच। ठीक है, अब निकालते हैं करंट एसेट्स। कैसे 6 लाख? 8 है तो ये 8 लाख हो जाएगा। करंट एसेट्स विल बिकम 8 लाख, राइट? अब करंट एसेट्स 8 लाख है, पर हमें क्या चाहिए? क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितना है? 8 लाख। इसमें से दो चीज़ें माइनस कर दो, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस मिला के कितना हुआ? 2 लाख। तो कितना आया? 6 लाख। तो क्विक रेशियो हुआ, क्विक एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है? आ तो गया। कहाँ अटक गए थे? अब तो अलग ही चलेगा। अब वाह, मैंने बोला देखो गाइस, करने के लिए फिर हम बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इफ यू नो बैलेंस शीट आप पूरे अकाउंटिंग रेशियोज कर सकते हो। दैट इज द रीजन मैं फॉर्मूला नहीं कर रहा था, बैलेंस शीट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, इसको डाल दो फिर मस्त प्रैक्टिस में। आया तो नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है। करंट एसेट्स, ये इन्वेंट्री इतना, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से ये माइनस करो तो क्विक एसेट्स कितना निकल गया? 4 लाख। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल 5 लाख 4 है, करंट एसेट 6 लाख है। फॉर्मूला बताया ना, 6 लाख में से 5 4 माइनस करूं, करंट लायबिलिटी कितना आया? 96,000। अब 96 और 480 को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 5:1 टाइम्स मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? 21। देख लो। करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी 6 लाख, करंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो, इफ करंट रेशियो इज 3:1, मतलब अगर 1 रुपये करंट लायबिलिटी होता तो करंट एसेट्स कितना होता? 3 रुपये। करंट लायबिलिटी कितनी है बताइए? 6 लाख। तो कहना ही से माई करंट एसेट इज 18 लाख, क्योंकि एक करंट लायबिलिटी होता तो 3 कितना होता? करंट एसेट्स। अब ना फॉर्मूला लगा लो, 3:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? और लिक्विड रेशियो जिसका दूसरा नाम क्या है? क्विक रेशियो, वो कितना है बताइए? तो फिर क्विक एसेट्स कितना हुआ? 6 लाख, क्योंकि जितनी लायबिलिटी उतना ही क्विक एसेट, 1:1 है ना। अरे समझ आया? तो दोनों का डिफरेंस इन्वेंट्री, जो कि कितना हो गया बताइए? 12 लाख। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो इसको प्रैक्टिस में मत डाल देना, बहुत सारे समय से सब बैठ के मत करना। अगेन करंट रेशियो 4.5, क्विक रेशियो ये, इन्वेंट्री 36, फाइंड आउट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगेन इक्वेशंस पुट करो। सी करंट रेशियो अपॉन करंट, सॉरी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4.5 दिया हुआ है। तो कहने से माई करंट एसेट इज 4.5 ऑफ करंट। सर सबको समझ आया? सेम क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। तो कहने से माई क्विक एसेट इज इक्वल्स टू, तो इस पर कोई डाउट? सबको समझ आया? अब फॉर्मूला लगा लो, करंट एसेट इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स, सॉरी क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स कितना दिया हुआ है? प्री करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितना दिया है? और इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 36,000। सो 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा?
24,000। अरे समझ आया? ये आया सबको समझ? इक्वेट किया खाली, कुछ नहीं किया, सिंपल मार्क्स है। अब निकाल लो करंट एसेट्स कितना होगा, 4.5 टाइम्स ऑफ दिस। तो करंट एसेट्स आएगा 4.5 टाइम्स ऑफ 24,000 विच कम्स टू अराउंड, कितना दिया हुआ है, 1,08,000। और क्विक 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा बताइए, 72,000। समझ आया सबको? इजी। चलो अभी कौन सा करें, इसको अच्छा कर दो, ये अच्छा है। बाकी सभी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चंस हैं। 24th 25th देखो, लिक्विडिटी रेशियो अगेन इतना, इन्वेंट्री इतना, 4:1, ये भी निकाल लोगे। चलो 25th करो सभी लोग। चलो अब हम करें हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज दूसरी वेराइटी का। तो वो वेराइटी का एक टिक कर दो कि इतने सारे में से एक कोई वेराइटी कर लो, हो जाएगा उसमें। समझ आया? अब हम दूसरी वेराइटी का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो गैस, मुझे एक बात बताओ, टोटल डेट कितना दिया हुआ है, मतलब मेरी टोटल बाहर की लायबिलिटी 18 लाख है, उसमें से मेरी लॉन्ग टर्म कितनी है, तो फिर शॉर्ट टर्म कितनी होगी? तो कहना से हमारी करंट लायबिलिटीज 2 लाख। कितने लोग को समझ नहीं आया? तो रहा है, अरे आया सबको समझ? और नहीं आया है तो याद कर लो, टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये 18 लाख, ये 16 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। क्लियर? इसमें इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 1। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स कहना इसे 6 लाख, क्योंकि 6 लाख माइनस 2 लाख कितना होता है, 4 लाख। क्या ये चीज़ समझ आ गया? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करोगे, और प्रीपेड एक्सपेंस जो कि कितना दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स में से 2 लाख माइनस करूं तो क्विक एसेट्स कितना हो गया, 4 लाख। तो क्विक रेशियो कितना हो जाएगा, 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1। वेरी इजी क्वेश्चन। आया सबको समझ? ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट, ये नो चेंज वाला कर लेते हैं। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है, तो मैं ले लूँ 2 लाख अपॉन 1 लाख। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है, बट एसेट में चेंज होगा, हाँ, क्योंकि इन्वेंट्री क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है। अरे क्विक एसेट में खाली क्या पार्ट है, कैश। तो कहना ही से मेरा क्विक एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज, पर करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। अरे इन्वेंट्री आया, बट क्या इन्वेंट्री क्विक एसेट का पार्ट है, वो करंट एसेट का पार्ट है। समझ आया? उल्टा कैश कम हो गया तो क्विक एसेट्स और ज्यादा क्या हो गए, कम। तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए, रेड्यूस। समझ आया? अगला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्विक एसेट्स में तो कोई फर्क नहीं, बट नीचे की करंट लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगेन, अरे समझ आया, ऊपर के में कोई फर्क नहीं, पर नीचे क्या हो गया, उधार पे लिया है तो क्रेडिटर्स बढ़ा, मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ा, तो रेशियो अगेन क्या होने वाला है, रेड्यूस। क्योंकि जब न्यूमरेटर गिरता है तो भी रेड्यूस, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो भी रेड्यूस। नहीं समझ आया तो डिवाइड कर लो, 2 लाख में 20,000 और डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा रेशियो क्या होने वाला है, डिक्रीज। गाइस क्लियर है ना ये चीज? सेल ऑफ अ गुड कॉस्टिंग फॉर 20,000 क्या होगा सर, इंप्रूव क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, माई कैश हैज बीन इंक्रीज्ड, गुड्स कम हुआ ना तो इन्वेंट्री कम हुआ, और इन्वेंट्री करंट एसेट्स का पार्ट है, बट क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्विक एसेट्स जो है वो क्या हो गया, क्विक एसेट्स क्या हो गया, सॉरी, बढ़ गया, बढ़ गया, बट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, तो रेशियो क्या हो गया बताइए, इम्प्रूव। सेम होगा एग्जैक्टली, प्रॉफिट पे बेचो या लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल,
नो चेंज। तो क्यों? कैश आया, क्विक एसेट बढ़ा, डेटर्स गया, वो भी क्विक एसेट का पार्ट है। क्विक एसेट का खाली दो ही पार्ट नहीं है, प्रीपेड और इन्वेंट्री। समझ आया? तो करंट एसेट्स में कोई चेंज, तो फिर सॉरी क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं, तो रेशियो क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्या समझ आया? इसको कर देना प्रैक्टिस में। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट। इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स, included in trade payables was bills payable of which was met on maturity। क्या होगा इम्पैक्ट? ओके गाइस, रेशियो क्या था? 1:1, इसलिए नो चेंज। ध्यान रखना, अगर यही रेशियो 2:1 होता ना, तो रेशियो क्या हो जाता बताइए? इम्प्रूव। क्योंकि जब दोनों डिक्रीज होता है तो रेशियो क्या होता था? इम्प्रूव। प्रोवाइडेड रेशियो क्या था? 2:1। यहाँ रेशियो क्या है? 1:1। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि एक बार कैलकुलेशन आप कर देना, तुरंत आंसर मत लिख देना। और आप बता सकते हो क्यों आपको लगा नो चेंज? आपने ये सोचा था? नहीं नहीं, किसी ने तो बोला था नो चेंज आई थिंक। चलो, तो रेशियो क्या है अभी बताइए? 1 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 1:1। अब क्या हुआ बताइए? इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल वॉज बिल्स पेबल ऑफ 3000 विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। मतलब करंट एसेट्स भी कम हुआ, करंट लायबिलिटी भी कम हुआ, बट हमने यहाँ पे नो चेंज क्यों लिखा? बिकॉज रेशियो है 1:1। यही रेशियो 2:1 होता जो पिछले पहले क्वेश्चन में किया था, तो हमने रेशियो क्या लिखा था? डिक्रीज। समझ आ गया ये चीज? क्यों भाई? पे किया है ना मेच्योरिटी, कैश नहीं गया, तो क्विक एसेट्स भी कम, करंट लायबिलिटी भी कम। डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। ये तो मैं नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूँ। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो सर, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म होता है, तो सबको पता है। डिबेंचर्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म, इक्विटी इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म। तो क्या एक क्विक एसेट्स को इंपैक्ट कर रहा है? नहीं। करंट लायबिलिटी को इंपैक्ट कर रहा है? नहीं। हाँ या ना? अरे डिबेंचर क्या होता है? मैंने लास्ट बताया था, वो पैसा जो आप किससे लेते हो? पब्लिक से लेते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और इक्विटी तो हमेशा कौन सा होता है? वो तो लॉन्ग टर्म ही है ना। सर दोनों क्या करंट लायबिलिटी का पार्ट है? क्या दोनों करंट एसेट्स का पार्ट है? नहीं। ये तो क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया? डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर दिया? तो क्या करंट एसेट को इंपैक्ट किया? करंट लायबिलिटी को इंपैक्ट किया? नहीं। तो आंसर नो चेंज होना चाहिए। बट यहां पे आंसर क्या लिखा है बताइए? सर ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हें नहीं पता है, इसलिए आज तुम एक नई चीज सीख रहे हो। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में कुछ चेंजेस हैं जो पार्टनरशिप में हम नहीं करते थे। वो क्या चेंजेस है? ध्यान से सुनो। हमें हर साल डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या वो हमारी लायबिलिटी करंट है या नॉन करंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे डिबेंचर लेता हूं, तो सर उसका नेचर लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है? लॉन्ग टर्म। तो मैंने आपसे डिबेंचर लिया 10 सालों के लिए, तो 10 सालों तक सॉरी 9th ईयर तक वो हमेशा मेरी बुक्स में क्या दिखेगा? नॉन करंट लायबिलिटी। पर जिस दिन मैं 10th ईयर पहुंचूंगा, उस साल मेरा रिडेम्पशन होता है। क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिडेम्पशन? मुझे वापस आपको पे करना है। तो जिस उस साल की शुरुआत में, अब वो मेरे लिए नॉन करंट है या करंट है? करंट लायबिलिटी। क्या यहां तक पहली चीज समझ आई? तो डिबेंचर होता तो नॉन करंट है, पर जिस साल वो रिडीम होता है, उस साल की शुरुआत में वो क्या हो जाता है बताइए? करंट लायबिलिटी। क्या है? फर्स्ट चीज समझ आई। सेकेंड, डिबेंचर को जब आप चुकाते हो तो दो तरीका है। पहला तो उन्हें पैसा देके, या दूसरा उन्हें ओनर बना के। आप उन्हें क्या बना सकते हो? ओनर। ओनर कैसे बनाओगे? आपके डिबेंचर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी शेयर्स। समझ आया? तो जिस साल वो रिडीम होता है, या तो आप कैश पे करोगे, और अगर वो डिबेंचर कन्वर्टिबल है तो वो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इक्विटी।
क्या चीज क्लियर? तो अब मुझे बताओ कि ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो अब किसका पार्ट था? करंट लायबिलिटी। अरे समझ आया? और क्योंकि करंट लायबिलिटी का पार्ट था तो करंट एसेट्स में कोई चेंज हुआ नहीं, पर करंट लायबिलिटी क्या हो गई बताइए? तो रेशियो क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? याद रखना, कंपनीज में जिस साल कोई भी लायबिलिटी रिडीम होती है उस साल वो क्या बन जाती है? उसका करंट लायबिलिटी। क्लियर? इसीलिए इसका रेशियो क्या हुआ बताइए? इंप्रूव। इसको स्टार मार्क कर दो, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये बाजू में एक बार आफ्टर क्लास लिख देना, वहां पे नहीं याद रहेगा कि लिख देना द डे एनी लायबिलिटी जिस नहीं, उसको इस तरह लिखा, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन ऑल लायबिलिटीज आर ट्रीटेड एज व्हाट? करंट लायबिलिटी। ऑल डिबेंचर्स लिख सकते हैं, ऑल लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है, बैंक का लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म होता है, बट जिस साल वो रिडीम होगा उस साल वो क्या बन जाता है? करंट लायबिलिटी। क्या चीज क्लियर? इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन ऑल लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, अच्छा ये डिबेंचर का है। क्लियर? और समझाना तो ये भी लिख सकते हो, रिडेम्पशन कैन बी टू टाइम, पैसा चुकाना, या दूसरा कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। Guys, नेक्स्ट क्लास से पहले यू विल बी कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 एज वेल। नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं, कंटिन्यू, सॉरी, 31, 32 एंड 33 तुम अभी करोगे। यस, अभी इसी वक्त क्लास के बंद 2 मिनट में। ठीक है, तुम क्या करोगे बताइए? 31, 32 एंड 33। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? अभी करके फिर जाओगे